चुड़ैल की भिंडी। मदनलाल का सब्जियों का खेत था। उसने मौसम के हिसाब से तोरई, बैंगन, भिंडी, कद्दू सब कुछ उगाया था, लेकिन सबसे ज्यादा उसके खेत में भिंडी थी, जिसे देखकर वो कहता है, अरे वाह वाह वाह, खेत में तो सबसे ज्यादा भिंडी की उपज हुई है और इसका सीजन भी है। अब तो मैं महंगा महंगा बेचूंगा, बड़ी मोटी कमाई होगी मेरी। उसी दिन शाम मदन मंडी के लोगों से महंगी भिंडी का दाम तय करके वापस खेत में भिंडी तोड़ने जाता है, तो देखता है कि उसके खेत में एक भी भिंडी नहीं है। ये देखकर वो बोलता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? अरे मेरे खेत की सारी भिंडियां कहाँ गईं? मदनलाल अपनी भिंडियों को पूरे खेत में देखता है। वहां खेत के सबसे अंत में एक चुड़ैल भिंडी तोड़कर टोकरी में रखकर कहती है, मदनलाल, धीरे धीरे तेरी सारी भिंडियों को मैं गायब कर दूंगी, जिसके बाद तू किसी को महंगा बेच ही नहीं पाएगा। बड़ा घमंड है ना तुझे अपने ऊपर। अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल उसके खेत से सारी भिंडी ले जाती है। फिर चुपके से गांव वालों के दरवाजे पर थोड़ी थोड़ी भिंडी रख दिया करती थी, जिससे वो गांव वाले एक टाइम की अपनी भूख मिटा पाते थे। शीला सुबह उठकर अपना दरवाजा खोलती है कि उसे कुछ भिंडी अपने दरवाजे पर दिखती हैं, जिसे वो हाथ में लेकर कहती है, अरे ये इतनी सारी भिंडियां यहाँ किसने रखी हैं? और ये तो बहुत महंगी भी है। अरे होगा कोई, हमें क्या, जिसने हमें भिंडियां दे दी। पर कौन रमन? अरे भाग्यवान, तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रही हो? ठीक है, तो आज मैं खाने में मसाला भिंडी बना लेती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? जल्दी बनाओ शीला, अब तो मेरे मुंह में पानी आ गया है मसाला भिंडी का नाम सुनकर ही। शीला मसाला भिंडी बनाकर रमन को खिला देती है। दोनों बड़े ही चाव से खाते हैं और सिर्फ शीला ही नहीं, गांव के और भी औरतों के दरवाजे पर चुड़ैल ने भिंडी रखी थी। वहीं दूसरी ओर मदनलाल केमिकल खाद से अपनी भिंडियों को जल्दी उगाने की कोशिश करता है, जिससे उसे महंगी भिंडियों को बेचकर ज्यादा मुनाफा हो। कुछ ही हफ्तों में मदनलाल के खेत में भिंडी उग जाती है। तभी मदनलाल कहता है, अरे मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छी और जल्दी भिंडी उगाई है। अब जल्दी से इसे मैं तोड़ लेता हूँ। मदनलाल, कितना भी तू अपने फायदे के लिए भिंडियों को उगा ले, जो तू चाहता है ना वो तो मैं कभी पूरा होने ही नहीं दूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल उसकी उगाई हुई भिंडियों को गायब करती है और ले जाकर फिर किसी गरीब के दरवाजे पर भिंडी रख देती है। आखिर चुड़ैल का ये सब करने का क्या मकसद था? क्या चुड़ैल का मदनलाल से कोई संबंध था? जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं। अपनी भिंडियों को फिर से गायब देखकर मदनलाल आग बबूला हो जाता है और बार बार भिंडियों की खेती करने के लिए वो केमिकल खाद का प्रयोग करता है, जिस वजह से अच्छी भिंडी नहीं उगती। वहीं चुड़ैल भी उसकी सारी भिंडी को हमेशा की तरह गायब करके लोगों को दे दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह 5 बजे शीला मंदिर से लौट रही थी, तो वो चुड़ैल को अपने दरवाजे पर भिंडी रखते हुए देख लेती है और वो कहती है, इसका मतलब हम गरीब लोगों की मदद ये चुड़ैल कर रही है, पर क्यों? शीला जब तक चुड़ैल के पास पहुंचती है तब तक चुड़ैल चली जाती है। शीला घर घर जाकर चुपके से चुड़ैल के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है, जिससे लोगों के मन में चुड़ैल के प्रति नरम भावना जागृत होती है। अगले दिन मदनलाल अपने खेत में चारों तरफ कांटे के तार से घेरा बना देता है, जिससे उसकी भिंडी कोई ले जा ना सके। लेकिन तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और उसकी भिंडियां तोड़कर टोकरी में रखती है। मदनलाल, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। इस बार भी तेरी भिंडियां ले जाऊंगी। तू मुझे इन तारों से भी नहीं रोक सकता। ये बोलकर वो भिंडी तोड़ती है कि चुड़ैल की सारी भिंडियां जमीन पर गिर जाती हैं, जिससे मदनलाल को चुड़ैल के बारे में पता चल जाता है। ये देख वो कहता है, अच्छा तो तू है वो चुड़ैल जिसने इतनी टाइम से मेरी भिंडी चुराई हुई है? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, देखो मैं क्या करता हूँ। तू जो चाहता है वो कर ले, तुझसे डरती नहीं हूँ मैं। चाहे तो अपनी एड़ी से चोटी का जोर लगा ले, हिम्मत है तो रोक। ये बोलकर चुड़ैल उसकी सारी भिंडियां लेकर चली जाती है और मदनलाल कहता है, तुझे तो मैं देख लूंगा चुड़ैल, सारे गांव वालों को अभी बताता हूँ और तांत्रिक भी तुझे ठिकाने लगा ही देगा। ये बोलकर मदनलाल चुड़ैल के बारे में चिल्ला चिल्ला कर सभी गांव वालों को बता देता है। अरे गांव वालों सुन लो, जल्दी आओ। अरे हमारे गांव में एक बहुत बुरी चुड़ैल का साया पड़ गया है, वो तुम सबको जान से मार डालेगी, बच के रहना तुम सब।
उसने तो मेरे खेत की सारी भिंडियाँ चुरा ली। तुम्हारे घर में से सोना चांदी न चुरा ले। सोना चांदी हम पर होगा तब तो वो चुराएगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बबीता? वो चुड़ैल ऐसी नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारे पास आती है क्या वो चुड़ैल? इसके पास नहीं, वो हमारे पास भी आती है, तुम्हारे पास भी आती है। बस फर्क इतना है कि तुम जानती नहीं हो। सच में वो चुड़ैल सबकी मदद करती है। सब गरीब लोगों की मदद किया आज तक उसने। जितने भी तुम भिंडी की सब्जी बनाकर खाती थी ना शौक से, वो सब उस चुड़ैल ने ही हम सबको इसके खेत से लाकर दी है। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि दीदी ने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। वो चुड़ैल रोज सबके दरवाजे पर भिंडी रखती है, जिससे हम लोग 1-2 टाइम का खाना बनाकर चैन से खा पाए। क्योंकि बाजार में इस मदन लाल ने सारी सब्जियां महंगी जो कर रखी हैं। सच? मुझे माफ कर दो शीला दीदी, मुझे पता नहीं था। फिर तो उस चुड़ैल को हमें मदन लाल से बचाना चाहिए। हाँ बबीता बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे तुम सब मेरी ऐसी शक्ल क्यों देख रहे हो? जाओ और तांत्रिक को बुला कर लाओ। उस चुड़ैल को हमें कैद करवाना होगा। हम नहीं बुलाएंगे तांत्रिक को, समझा तू मदन लाल? इतने में आंधी की तरह चुड़ैल वहाँ आती है और उसका गला पकड़कर कहती है, क्या बोला तूने? तू मुझे तांत्रिक के हवाले करेगा? जी तो चाहता है तेरी जान ले लो, जैसे तूने मेरी ली। क्या तुम्हारी जान मदन लाल की वजह से गई? क्या हुआ था हमें भी बताओ। मैं इस मदन लाल के खेत में काम करती थी। भिंडी के सीजन जैसे ही आया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इसके खेत से कुछ भिंडियाँ चुरा कर खा ली। एक दिन इसने मुझे भिंडी खाते हुए देख लिया तो खेत में काम करने से मना कर दिया। लेकिन भिंडी खाने की लत की वजह से आधी रात मैंने मदन लाल के खेत से भिंडी चोरी की तो उसने मुझे देख लिया और जान से मार डाला और कहा, मेरे पैसों का नुकसान करने वाले लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए तेरे जाने का अब समय आ गया है। मरने के बाद मैंने आप सभी लोगों को भिंडी बांटी क्योंकि जानती थी आपका भी मन करता होगा भिंडी खाने का, और ये उसी को महंगा करके बाजार में बेचता था। क्या गलती थी मेरी कि बस मुझे एक भिंडी पसंद थी तो वह मैंने चुराए थे और इसने मुझे मार डाला। अब मैं इसकी भी जान ले लूंगी। जैसे ही चुड़ैल मदन लाल को मारने जाती है तभी मदन लाल गिड़गिड़ा कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी जान मत लो। अपनी गलतियों का एहसास हो गया मुझे। तुम बोलो तो मैं सबको फ्री भिंडी दिया करूंगा, इन सभी गरीब लोगों को। बस मुझे छोड़ दो, मैं आपसे किसी को भी महंगी सब्जी नहीं दूंगा। हाँ बेटा छोड़ दे इसे, अपनी गलतियों का पछतावा हो गया है। हाँ छोड़ दो, तुम इस दरिंदे की तरह मत बनो, और जो तुमने हमारे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप सभी चाहते हैं तो मैं चली जाती हूँ और इसे भी छोड़ देती हूँ। अगर इसने वादा तोड़ा तो मैं वापस आ जाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मदन सबको फ्री में और सस्ते में सब्जियाँ देता था। चुड़ैल की नारियल पानी मशीन। विमला अपने बीमार पति के साथ जौनपुर गांव में रहती थी और नारियल पानी बेचकर अपना खर्चा चलाती थी। अरे पानी ले लो, पानी ताजा ताजा ठंडा ठंडा नारियल पानी ले लो। अरे जरा मुझे एक नारियल पानी देना। हाँ ये लो, बस इसे छील दो। भरी गर्मी में नारियल पानी पीकर तो मजा ही आ गया। अगर आपको अच्छा लगे तो एक और नारियल पानी पी लो। नहीं, अभी मेरे पास एक ही नारियल पानी के पैसे थे। कोई बात नहीं, तुम कल पैसे दे देना। मन क्यों मार रहे हो? हाँ ठीक है, मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। आप मुझे एक नारियल पानी और दे दीजिए। रोहन की बात सुनकर विमला उसको नारियल पानी दे देती है, जिसे पीकर रोहन घर चला जाता है। अगले दिन वो फिर से विमला के पास नारियल पानी पीने आता है और कहता है, ये लीजिए, कल के आपके पैसे रह गए थे ना, और ये दूसरे जो मैं अभी नारियल पानी पीऊंगा। शुक्रिया। वैसे आपके नारियल पानी में जो मलाई निकलती है ना, उसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। उसे खाकर मैं तरोताजा हो जाता हूँ। यही तो मेरे नारियल पानी की खासियत है। अधिकतर मेरे नारियल में मोटी मलाई जमी होती है, इसलिए तो लोग बार बार नारियल पानी पीते हैं। अच्छा ऐसा है, तो आज मैं अपने घर के सबके लिए एक एक नारियल पानी ले जाऊंगा। हाँ है, जरूर ले जाओ और सबको पिलाओ। ये बोलकर विमला रोहन के लिए बहुत सारे नारियल पानी पैक कर देती है। रोहन को इतने सारे नारियल पानी ले जाता देख और भी लोग उससे नारियल पानी लेने आते हैं। अरे वो लड़का आपसे इतने सारे नारियल पानी ले गया है, क्या कोई खास बात है क्या आपके नारियल पानी में? जी आप एक बार पीकर तो देखिए, इससे आपका मन तरोताजा हो जाएगा। साथ ही इसके अंदर की मलाई से आपका जी नहीं भरेगा। अच्छा तो मुझे भी पिला दीजिए।
इस तरह विमला उसे भी नारियल पानी दे देती है और सारे नारियल पानी शाम तक खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद वो घर जाकर पैसे जोड़ते हुए कहती है, अरे वाह वाह वाह, आज से पहले मेरी नारियल पानी की इतनी बिक्री कभी नहीं हुई। भगवान करे बस इसी तरह मेरा नारियल पानी का ठेला चलता रहे। अजी सुनिए, अब मैं आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन जल्दी ही करा पाऊंगी। मुझे माफ कर दो विमला, पति होने के नाते मैं तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रख पा रहा, उल्टा बीमार पड़कर तुमसे ही सेवा करवा रहा हूँ। अजी आप इतना मत सोचिए, सारे धर्म आपके ही थोड़ी है, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, और जब आप ठीक हो जाएंगी तो हम मिलकर काम किया करेंगे। हाँ विमला, जरूर। वक्त बीतता है, हर रोज की तरह आज भी विमला अपना नारियल पानी से भरे ठेले को उसी जगह लगा देती है जहाँ वो रोज लगाती है। ले लो नारियल पानी, ले लो ताजा ताजा मीठा मीठा नारियल पानी, ले लो मलाई वाला नारियल पानी, ले लो। विमला नारियल पानी बेच ही रही थी कि चमन नाम का आदमी उसकी दुकान के आगे ही अपना आम जूस का ठेला लगाकर आम जूस बेचने लगता है, जिसकी वजह से उसके नारियल पानी की बिक्री कम हो जाती है और नारियल पीने वाले ग्राहक आम जूस पीने लग जाते हैं। कुछ दिन तक यही होता है और दुखी होकर वो कहती है, ऐसे ही चलता रहा तो मैं नारियल पानी कैसे बेचूंगी, और अगर नारियल पानी नहीं बिकेगा तो उनकी आंख का ऑपरेशन कैसे होगा। मुझे नारियल पानी बेचने की कोई तरकीब लगानी होगी। जब 3-4 लोग सामने की दुकान पर आम जूस पी रहे होते हैं, तभी विमला जोर जोर से नारियल पानी बेचना शुरू कर देती है। अगर गर्मी के मौसम में नारियल पानी नहीं पिया तो क्या पिया, जल्दी जल्दी आइए और नारियल पानी पीकर तरोताजा हो जाइए, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो फिर आपको नहीं मिलेगा। आइए आइए। अरे देखो जरा, वो नारियल पानी बेच रही है। नारियल पानी खत्म हो उससे पहले हम जाकर पी लेते हैं। अरे ये आम जूस? अरे छोड़ो इस आम जूस को। इस तरह चमन की दुकान का आम जूस छोड़कर वो 2-3 लोग विमला के पास नारियल पानी पीने लगते हैं, जिसे पीकर वो कहते हैं, अरे वाह, आपने तो जो बोला था बिल्कुल वैसा ही नारियल पानी है। जी जी, इसमें मलाई भी है, उसे भी खा लीजिए। विमला का नारियल पानी पीकर वो औरत जगह जगह उसकी तारीफ करती हैं, जिसके बाद काफी लोग उसके पास नारियल पानी पीने आते हैं। लेकिन इसी बीच उसके पति की तबीयत खराब हो जाती है और वो चल बसता है। वहीं नारियल पानी की बिक्री देखकर चमन जलकर कहता है, बस बहुत हो गया, अब तो इसकी दुकान यहाँ से हटानी ही पड़ेगी। तभी चमन उसके ठेले पर जाकर उसे धमकाता है, ए विमला, बहुत हो गया तेरा, अब तू अपना इस नारियल पानी के ठेले को कहीं और ले जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी वजह से मेरा धंधा चौपट होता जा रहा है। मैं क्यों जाऊं? बाद में तो तुम आई हो ना, बल्कि तुम्हारी वजह से मेरा नारियल पानी नहीं बिक रहा था। मतलब तू नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी, जो करना है कर ले। विमला की बात सुनकर चमन को गुस्सा आता है और अगली सुबह विमला के आते वक्त उसे ट्रक से वो कुचलवा देता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और वो चुड़ैल बन जाती है। तभी ट्रक से बाला बाहर निकलता है और चमन से हाथ मिलाकर कहता है, देखो चमन, तुम्हारा काम हो गया, अब मेरी कीमत दो। हाँ लो, बड़े दिन से वो विमला मेरी कमाई में रोड़ा बनी हुई थी, जो आज तुमने उसे निकाल फेंका। अब आराम से कमाऊंगा, पैसा ही पैसा होगा। ये लो तुम्हारे पैसे। उन दोनों की बातें चुड़ैल सुन लेती है और कहती है, चमन, तूने मेरे साथ ये सब करके बिल्कुल ठीक नहीं किया, तुझे तो मैं मार डालूंगी, लेकिन उससे पहले तेरी सच्चाई मुझे सामने लानी होगी, और नारियल पानी तो जरूर बेचूंगी, और उसके लिए मुझे बाजार से नारियल पानी की मशीन लानी होगी। अगले दिन से ही चुड़ैल उसी जगह अपने नारियल पानी की मशीन से लोगों को नारियल पानी बेचती है। मशीन देखकर लोग ज्यादा तादाद में उससे नारियल पानी खरीद रहे थे। ये देखकर चमन उससे कहता है, अरे ये तुमने मेरी दुकान के आगे अपनी मशीन क्यों लगाई है? वो एक विमला कम थी जो तुम और आ गई। तुमसे मतलब? तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले? ऐसा है, चुपचाप अपनी दुकान यहाँ से हटा ले, वरना तेरे सारे नारियल फेंक दूंगा। अरे अरे देखो सब लोग, देखो ये आदमी कैसे मुझे सरियाम धमकी दे रहा है कि मुझे यहाँ नारियल पानी की बिक्री नहीं करने देगा। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? शीना की एक आवाज पर वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जो चमन को घूरने लगती है। अरे क्या हुआ बहन, क्या ये आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है? हाँ, ये आदमी मुझे नारियल पानी बेचने से मना कर रहा है। अरे अरे, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। चमन की इस बात से शीना को गुस्सा आ जाता है और वो चुड़ैल रूप में आकर उसका गला पकड़कर कहती है, अभी भी मौका है, बता दे तूने विमला को कैसे मारा,
वरना तू भी जान से जाएगा। बताता हूँ। वो मैंने विमला को एक ट्रक से कुचलवा दिया ताकि उसके नारियल पानी की जगह लोग मेरा आम का जूस पिए। उसकी वजह से मेरे ग्राहक कम हो गए थे, इसलिए मैंने मरवा डाला। देख लिया आप सबने, इसने किस कदर अपने आम जूस की बिक्री कराने के लिए किसी को मार डाला। और आप सब मुझसे डरिए मत, मैं ही विमला हूँ। इसकी सच्चाई बाहर लाने के लिए मुझे शीना बनना पड़ा। बहन, इसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसको तो जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। सांभा की बात सुनकर 2-4 लोग चमन को पीटने लगते हैं और पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर देते हैं, जिसके बाद चमन अपने गुनाहों की सजा जेल में काटता है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। चुड़ैल वर्सेस जादूगर। जादूगर के जादू को देखने के लिए हॉल में बैठे लोग जादूगर के कारनामों के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी मंच से पर्दा उठता है और जादूगर उनके सामने पेश होकर कहता है, मेहरबान कदरदान, इंतजार समाप्त हुआ। मैं हूँ जादूगर अजूबा, ये है मेरी महबूबा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तोता महबूबा कैसे हो सकती है, पर जादूगर के लिए तोते की हुस्न को परी में बदलते देर नहीं लगती। इतना बोलकर जादूगर जादू का इस्तेमाल करके उस तोते को एक खूबसूरत लड़की में बदल देता है। तभी अचानक एक काला भद्दा साया उस लड़की में घुस जाता है और वो कहती है, साहिबान कदरदान, कमीनों का खानदान, ये है पीकदान, इसमें करी थूकदान। ऐसा सुनकर वहां बैठे सभी दर्शक हंसने लगते हैं। तभी जादूगर अजूबा कहता है, अरे ये क्या बोल रही हो, तुम दर्शकों के जूते पड़वाओगी क्या? मैं जादूगर अजूबा हूँ। जादूगर के बोलते ही वो एक भयानक चुड़ैल में बदल कर कहती है, तू जादूगर अजूबा नहीं, सिर्फ झूठा है। मैं इस दुनिया से हर एक जादूगर का नाम और निशान मिटा दूंगी। मंच पर इतनी भयानक चुड़ैल को देखकर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोग एक दूसरे को कुचलते हुए वहां से भागने लगते हैं। चुड़ैल जादूगर की गर्दन दबोचते हुए कहती है, अरे तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि मुझे जादूगर को मारने में बड़ा मजा आता है। इतना बोलकर चुड़ैल जादूगर को अपने वार से अधमरा करके जादूगर समेत हॉल को अपनी आंखों के भड़कते आग से जलाकर वहां से निकल जाती है और कहती है, वाह, आज इस धरती से मैंने फिर एक और खोखले जादूगर का बोझ कम कर दिया। खूंखार चुड़ैल आसमान में उड़ती हुई एक जंगल में जा रुकती है और कहती है, अगला नंबर किस जादूगर का है? जिसका भी हो कल देखूंगी। भयानक चुड़ैल जंगल के पेड़ों को छूकर अपने होठ सुख बुगाकर उन्हें पल भर में मुरझा देती है और पल भर में वापस हरा भरा कर देती है। और रात भर ऐसा करतब करने के बाद वो कहती है, इसे कहते हैं जादूगर का जादू और हाथों का कमाल। वक्त के साथ काली भयानक रात सुबह में बदल जाती है। चुड़ैल इंसानी वेश धरकर जंगल से बाहर निकलकर चल पड़ती है। तभी वो रास्ते के चारों ओर लोगों की भीड़ देखकर कहती है, समझ गई, यहाँ भी कोई जादूगर ही अपना अदब आजमा रहा है। अब मुझे सुबह सवेरे ही उसके खून से अपने हाथ रंगने पड़ेंगे। चुड़ैल लोगों की भीड़ को चीरते हुए जादूगर के पास आकर खड़ी हो जाती है और गाते हुए कहती है, जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। दर्शकगण देखिए, अब मैं इस लड़की को मुर्गी में बदल कर दिखाता हूँ, दिल थाम कर रहना। जादूगर लड़की पर अपना जादू चलाने लगता है। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आकर अपनी शक्ति के जादू से आसमान को काली घनी घटाओं में बदलकर तेज तूफानी बवंडर ले आती है और कहती है, क्या हुआ? जादूगर का जादू फेल हो गया। कोई बात नहीं, अब देख मैं तुझे मौत का जादू दिखाती हूँ। हे भगवान, ये लड़की चुड़ैल कैसे बन गई? क्योंकि मैं चुड़ैल ही हूँ। इतना कहकर वो चुड़ैल अपने शक्तिशाली जादू के प्रयोग से मौसम पर कब्जा करके दिन को काली रात में बदल देती है और देखते ही देखते चुड़ैल 10 मंजिला इमारत जितनी बड़ी और लंबी हो जाती है। ये देखकर जादूगर कहता है, ये चुड़ैल तो पक्की जादूगरनी प्रतीत हो रही है। लगता है इसने जादू विधा में महारत हासिल की है, तभी इतनी निपुण है। अब मैं तुझे प्रलोक पहुंचा दूंगी।
फिर तो भूत या जादू नगरी से अगली बार अच्छे से करतब करना सीख कर आइयो। नहीं, मुझे मत मारो, नहीं। चुड़ैल उस जादूगर की एक नहीं सुनती और उसको मौत के घाट उतारकर हवा में गायब हो जाती है, जिसके साथ चुड़ैल के जादू का असर भी टूट जाता है। ऐसे ही चुड़ैल और भी कई जादूगरों को मौत के घाट उतारकर खुश हुआ करती। तभी चुड़ैल की नजर रास्ते पर चल रही दो जुड़वा बहनों की जोड़ी पर पड़ती है और वो कहती है, रिंकी, कहाँ है तू आखिर? अरे मैं भी कैसी लफुंजर चुड़ैल हूँ, मैं अपनी जादू शक्ति से रिंकी का पता लगा सकती हूँ। चुड़ैल अपनी शक्तियों का प्रयोग करके एक जादुई गोलाकार प्रकट करते हुए कहती है, ए जादुई गोला, चल जल्दी से मुझे दिखा कि मेरी बहन रिंकी कहाँ है। चुड़ैल के कहते ही उसे जादुई गोले की प्रतिमा में अपनी बहन एक सड़क किनारे बैठे नजर आती है, जिसके बाद खुशी के साथ उड़ती हुई उस जगह पहुंचकर वो कहती है, रिंकी, और रिंकी। कौन है यहाँ? चिंकी, ये तू है क्या? चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो जाती है। ये देखकर रिंकी की आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आता है और वो कहती है, मुझे पता था कि तू मेरे पास जरूर आएगी, चल मेरे साथ। इतना कहते ही रिंकी चुड़ैल को पास के एक पुलिस स्टेशन के अंदर ले आती है और कहती है, इंस्पेक्टर साहब उठिए, आपको मेरी बात का विश्वास नहीं था ना? आज मैं सबूत के साथ आई हूँ। इंस्पेक्टर आंखें मलते हुए उठ खड़ा होता है। जैसे उसकी नजर खौफनाक चुड़ैल पर पड़ती है, वो हकलाती जुबान से बोल पड़ता है, अरे सबूत नहीं, बहुत कहते हैं। इंस्पेक्टर खबरदार, जो मेरे जेंडर के साथ खिलवाड़ किया। भूत नहीं चुड़ैल हूँ मैं। ज्यादा चू चपड़ की ना तो मैं इस 2.5 मीटर खाकी वर्दी को 5 मीटर के सफेद कपड़े में बदल डालूंगी। चिंकी, वो ढोंगी जादूगर यहीं पर है, इसी शहर में। चल हमारे साथ, उस ढोंगी जादूगर की सद से पर्दा उठाने का समय आ गया है। तीनों एक साथ जादूगर के आशियाने पर पहुंचते हैं और चुड़ैल कहती है, कैसा है जुम्बा का बुम्बा? तू कैसे? तू तो मर गई थी। सिर्फ तेरे कारण तूने हमारे हंसते खेलते आशियाने में आग लगा दी। याद कर वो दिन जब कैसे तू खोखला छलावा करके हमें यहाँ लाया था। चुड़ैल अपने पुराने दिनों की दास्तान बयान करने लगती है। रिंकी चिंकी नाम की दो जुड़वा बहन शीतलपुर गांव में अपनी मां लाजवंती के साथ रहती थी। एक दिन गांव में बुम्बा नाम का एक जादूगर आता है। कुछ साधारण जादू दिखाकर गांव वालों को वो मोह लेता है, पर उसकी नजर उन दोनों बहनों पर पड़ती है। वो उनके घर आकर कहता है, पाए लागू अम्मा जी। अरे जादूगर, तुम यहाँ? जादू तो आपकी बेटियों में है, मैं उनको जादू विद्या में महारत हासिल करवाना चाहता हूँ। बस इसके लिए इन्हें मेरे संग शहर जाने देना होगा। ये लीजिए, एडवांस में कुछ पैसे रखिए। पाखंडी जादूगर उस थोड़े पैसों का लालच देकर उन्हें शहर ले आता है, पर जुड़वा बहनों के आगे उस घमंडी जादूगर की पोल खुल जाती है और जादूगर कहता है, खबरदार जो मुझसे ऊंचे लहजे में बात की, बिना आनाकानी किए तैयार हो जाओ, शो का वक्त हो रहा है। चल रिंकी। मंच पर आकर जादूगर लोगों को आग का करतब दिखाते हुए कहता है, दोस्तों, आज मैं एक अनोखा करतब दिखाने वाला हूँ। इस लड़की को आग में झुलसाऊंगा और फिर इसे अगले ही पल ठीक भी करूंगा। घमंडी जादूगर का ये जादू बहुत खतरनाक साबित होता है। चिंकी आग की लपटों में पूरी तरह जल जाती है और मरते वक्त कहती है, काश कि मैं खुद एक जादूगर होती तो आज अपनी जान बचा पाती। ये बोलकर वो दम तोड़ देती है, पर मरते वक्त जाहिर की हुई अंतिम इच्छा भगवान को पूरी करनी पड़ती है और वो एक जादूगर चुड़ैल बन जाती है। बहन की हुई मौत की वजह से रिंकी इंसाफ के लिए कई पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाती है, पर घमंडी जादूगर साफ मुकर जाता है या पैसों के बलबूते पर उनका मुंह बंद करवा देता है। मैं तुम दोनों बहनों को अपनी जादूगर की धंधा चौपट नहीं करने दूंगा। पुलिस छुपकर यह सब कुछ सुन रही थी, पर वो भी डरकर बाहर नहीं निकला और क्रूर जादूगर रिंकी पर वार करके उसे भी मार देता है। अब दोनों बहनें चुड़ैल बनकर एक साथ उस पर बेतहाशा वार करती हैं और कहती हैं, ज्यादा एक्शन मत कर, क्योंकि तू कोई माइकल जैक्सन नहीं। आज तुझे हम तेरे कौड़ी भर के जादू के साथ इस लोक से नरक लोक का सफर तय कराते हैं। आजा। ये क्या हो रहा है? मेरा जादू इन पर काम क्यों नहीं कर रहा? बचाओ बचाओ कोई मुझे।
तुझे कोई भी नहीं बचाएगा। दोनों चुड़ैल एक साथ उस पर भयानक वार करते हुए उसे मार देती हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। भूतिया गाय का बच्चा। एक गांव में नंदा अपने बच्चों को हाथ से खाना खिला रही है। बिरजू बेटा ले, बस एक गस्सा और खा ले। नहीं, बस मेरा पेट भर गया, अब मुझे नहीं खाना। नहीं नहीं बेटा, खाना खत्म कर, ऐसे अन्न को बर्बाद नहीं करते। माँ मुझे नहीं खाना। आपको अन्न बर्बाद नहीं करना ना? ठीक है, तो मैं सामने उस वाली गाय को अपना बचा हुआ अन्न देकर आ जाता हूँ, 1 मिनट। ये बोलकर बिरजू जैसे ही गाय को अन्न देता है, वो गाय एकदम से बिरजू का हाथ झपट कर खा जाती है। वो गाय बेहद खतरनाक, हरी आंखों वाली, जंगली सिंग वाली एक खूंखार गाय थी। वो बिरजू के हाथ काटने के बाद उसे भी मार डालती है। चंदा अपने बच्चे की ये हालत देखकर उस गाय की तरफ आती है और अपना सिर पीट कर कहती है, हाय हाय, अरे बचाओ कोई मेरे बच्चे को। गाय माता तो बहुत अच्छी होती है, अरे गाय तो मेरे बेटे को निकल गई। हाय मैं क्या करूं, कोई बचाओ मेरे बच्चे को, अब मेरा क्या होगा। जब तक गांव के लोग आते हैं, वो भूतिया गाय बिरजू को मार डालती है। तभी नंदा उस पर पत्थर फेंक कर मारती है। मेरा बच्चा तो तुझे खाना देने आया था ना, और तूने उसे ही खा लिया। तूने मुझे मारकर बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी मार डालूंगी। हाय हाय, भला एक गाय कैसे बोल सकती है? ये गाय नहीं है, ये भूतिया गाय है, भागो यहाँ से। जैसे ही नंदा अपनी जान बचाने के लिए भागती है, वो भूतिया गाय नंदा के पीछे पड़ जाती है और उसे अपने सिंग से गिराकर अपने पैरों से मारती है और उसे खा जाती है। पूरा गांव तमाशा की तरह देखता है, लेकिन कोई उसे बचाने की हिम्मत नहीं करता। तभी भूतिया गाय का बच्चा कहता है, मेरी इसी उलझने का नतीजा देखा, मैं तुम सबको भी नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, एक एक करके सबको मार डालूंगी। बाप रे बाप, ये कितना भयानक भयानक गाय का भूतिया बच्चा है। भला ये हम सबको क्यों मारना चाहता है? भूतिया गाय का बच्चा धमकी देकर जंगल में अपनी भूतिया माँ के पास चला जाता है, जहाँ वो भूतिया गाय माँ कहती है, शाबाश मेरी बच्ची, आखिर तूने गांव के लोगों को मार ही डाला ना, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं माँ, मैंने गांव के सब लोगों को नहीं मारा, बस आज मैंने 2 ही लोगों को मारा है। क्यों बेटा, तू जानती है ना इन लोगों ने हमें कैसे मारा है? हाँ माँ, मैं जानती हूँ, कुछ ही दिनों में मैं बहुत ही जल्दी सबको मार दूंगी। शाबाश मेरी शेरनी, कल ही हम इस गांव के लोगों को खत्म कर देंगे। भूतिया गाय अगले दिन गांव में आकर सभी लोगों को घर में घुस घुस के अपने सिंग से तो किसी को अपने मुंह से आग निकालकर मार रहे थे। देखते ही देखते गांव के आधे लोग मर जाते हैं। भूतिया गाय और भूतिया बच्चा किसी को नहीं छोड़ते। ऐसे ही एक औरत मिट्टी का घड़ा बना रही थी। तभी वो भूतिया गाय उस औरत के पास आकर बोलती है, मार डालूंगी, तुझे भी मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी जिंदा यहाँ। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मत मारो। नहीं, कोई नहीं बचेगा यहाँ। जब तुम गांव वालों ने मुझ पर दया नहीं करी, तो मैं तुम पर कैसे दया कर दूं? मरने के लिए तैयार हो जा। ये बोलते ही भूतिया गाय उस औरत को भी मार डालती है। उस औरत को बड़ी बेरहमी के साथ मार डालती है, जिसके बाद वो गांव के और भी लोगों को मार देती है। उस भूतिया गाय और उसके भूतिया बच्चे का आतंक पूरे गांव में फैल जाता है। ये सब कोलाहल देखकर सरपंच परेशान हो जाता है और वो तांत्रिक के पास जा पहुंचकर उसे सब बता देता है। अभी तांत्रिक कहता है, तुम चिंता मत करो सरपंच, मैं उस भूतिया गाय और उस भूतिया बच्चे की दहशत को खत्म करके ही मानूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। शुक्रिया बाबा, अब तो आपसे ही मेरी आस जुड़ी है। आप ही हमारे गांव को उन भूतिया दोनों गाय के प्रकोप से बचा सकते हैं। तुम निश्चिंत रहो, जाओ सरपंच, मैं उसे देख लूंगा। ये बोलते ही सरपंच बेफिक्र होकर अपने घर चला जाता है। मंत्रों का उच्चारण करके उस भूतिया गाय और उसके भूतिया बच्चे के लिए घेरा बनाता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, शांडिल्य भूतेश्वर नमः नमः, कल्याणम मृत्यु जयंत ओम फट स्वाहा। आओ भूतिया गाय आओ, साथ ही अपने बच्चे को भी लेकर आओ, मैं आवाहन करता हूँ तुम्हें, इस घेरे में आना ही होगा तुम्हें। तांत्रिक के बोलते उन दोनों भूतिया गाय और उसका भूतिया बच्चे की आत्मा उस घेरे में आ जाती है, जो कहती है, क्या है बुड्ढे तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमें यहाँ बुलाया? बता, हमें क्यों बुलाया है? तुम अपने काले कारनामे से तो भली भांति वाकिफ हो।
मुझे यही जानना है कि तुम दोनों गांव में इतनी तबाही क्यों मचाए हो, बताओ। तो 2 कौड़ी का तांत्रिक, तेरे कहने पर भले ही मुझे आना पड़ा, लेकिन ये मत भूल कि मैं भूतिया गाय हूँ। तू मुझे अपने इशारों पर नहीं चला सकता और मैं तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगी, समझा क्या? अच्छा, नहीं बताएगी तू? नहीं बताएगी तो ये ले। ये बोलकर तांत्रिक उस भूतिया गाय के बच्चे पर कठोर मंत्र का जाप करता है, जिससे उसे तकलीफ होती है। तभी वो भूतिया चुड़ैल गाय कहती है, बताती हूँ, मेरे बच्चे को कुछ मत करो। कुछ महीने पहले मैं प्रीतम नाम के एक आदमी के पास रहती थी। वो मुझे पाला करता था, लेकिन जब मैं गर्भवती हुई तो उसने मुझे चारा देना कम कर दिया और दूध मांगने के लिए वो मुझे चाबुक से मारता तो कभी चारा ही नहीं देता, जिस वजह से मैं बहुत घायल और परेशान हो गई और अपने बच्चे को बचाने के लिए कैसे भी करके उस खूंटे से भाग गई। भागते भागते मैं एक रेलवे फाटक के पास जा पहुंची, जहां मुझे और मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी थी। तो मैंने पास की दुकान से उसकी बोरी में से कुछ चावल खा लिए, जिसके बाद उस दुकानदार ने मुझे मारते हुए कहा, अरे भाग भाग यहाँ से, कैसा मेरे सारे चावल खाकर खराब कर दिए, अब कौन लेगा इन्हें। दुकानदार के मारने पर गाय भागकर रेलवे ट्रैक पर आ जाती है। वहां उसे गिरा हुआ खाने का कुछ मिलता है और वो उसे खाने लगती है। तभी एक ट्रेन तेज रफ्तार से आकर उस गर्भवती गाय को मार डालती है। उसके कुछ देर बाद गर्भवती गाय की आत्मा एक भूतिया आत्मा में बदल जाती है और उसकी सारी भूतिया शक्ति उसके बच्चे में समा जाती है। उसकी काली शक्तियों के कारण भूतिया गाय का बच्चा जल्दी बड़ा और भूतिया बन जाता है। सुन लिया तूने कि तुम सब इंसानों ने बेजुबान जानवरों पर इतना जुल्म किया कि गर्भवती होने के दौरान भी तुमने हमें कुछ नहीं दिया। तुम लोगों की वजह से मैं ट्रेन के नीचे आकर मर गई और मेरा बच्चा भी मर गया। इसीलिए मैंने गांव के लोगों को मारकर बदला लिया। तेरा समय अब पूरा हुआ भूतिया गाय, और तेरे बच्चे का भी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलते ही तांत्रिक उन दोनों पर गंगा जल डालता है, लेकिन उन्हें उससे कुछ भी नहीं होता और तांत्रिक कहता है, असंभव, ये नहीं हो सकता। ये भस्म क्यों नहीं हुई? गंगा जल से अच्छे अच्छे भूत पिशाच मर जाते हैं। कहीं ये दूसरी तरह की आत्मा तो नहीं है जो जिस जगह मरती है वापस उसी जगह खत्म होती है? मुझे कैसे भी करके उन्हें उधर ले जाना होगा। तांत्रिक उसे मंत्रों के उच्चारण से बांधकर उसी रेलवे ट्रैक पर ले जाता है जहां उस गर्भवती गाय की मौत हुई थी। तांत्रिक उन दोनों गायों को उसी ट्रैक पर बांधकर छोड़ देता है। तभी भूतिया गाय कहती है, ये क्या बदतमीजी है बुड्ढे, छोड़ हमें, ये क्या कर रहा है हमारे साथ? तेरे और तेरे बच्चे की मौत का कार्यक्रम कर रहा हूँ तुझे मुक्ति देने के लिए। तांत्रिक के इतना बोलते ही एक ट्रेन तेज रफ्तार के साथ आती है और उन दोनों को कुचल देती है। इसके बाद उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो दोनों हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। चुड़ैल बनी मोची। आज तो मेरी बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। अगर कमाऊंगी नहीं तो खर्चा कैसे चलेगा? किसी ने भी अपने जूते पॉलिश नहीं करवाए। हे भगवान, आज तो मैं भूखी ही मरूंगी। नीलम को खुद से बात करते हुए एक आदमी सुन लेता है जो गरीब लोगों की बहुत सहायता करता है। वो आदमी नीलम के पास आता है और उसके पास अपने जूते पॉलिश करवाने के लिए जाता है, जिसके बाद नीलम उसके जूतों को पॉलिश करने लगती है। तभी आदमी नीलम से कहता है, कितने रुपए हो गए जूतों को पॉलिश करने के? साहब, केवल 10 रुपए हुए हैं। वो आदमी नीलम को पूरे 100 रुपए देकर कहता है, हाँ, ये लो 100 रुपए, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे भीख देने की? मैं अपनी मेहनत का कमाती हूँ और अपनी मेहनत का खाती हूँ। इतने में नीलम एक बहुत ही भयानक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और उस आदमी की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। तुम जैसे अमीर लोग हमारे जैसे गरीब लोगों का अपमान करते हो और हमें अपने पैसों की दौस दिखाते हो। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे चुड़ैल, अरे मुझे छोड़ दे, मैं तो तेरी मदद कर रहा था, तू तो मुझे गलत समझ बैठी। अरे मदद करने वाले के साथ कोई ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? मेरी मदद? तू क्या मेरी मदद करेगा? अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। तेरा वो हाल करूंगी कि कोई तेरी मदद भी नहीं कर पाएगा। इतना कहकर चुड़ैल उस आदमी के हाथ पैर तोड़कर उसे मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने मोची का सारा सामान उठाकर वहां से चल देती है। जैसे ही सुबह होती है, गांव के सभी लोग बस स्टैंड पर एक आदमी के शरीर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो एक पुलिस कंप्लेंट लिखवा देते हैं। हमारे शहर की ये 8वीं मौत है जिसका गुनहगार अभी तक पकड़ा नहीं गया है। आखिर कौन है जो इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहा है? साहब, मुजरिम को पकड़ने की कोशिश पूरी तरह जारी है।
एक ना एक दिन तो वो मुजरिम हमारे हाथ जरूर लगेगा। गांव में हो रही हत्या के हत्यारे को पुलिस चारों तरफ ढूंढ रही होती है, लेकिन हत्यारा कोई इंसान नहीं, एक बहुत भयानक चुड़ैल थी। आखिर वो चुड़ैल कौन थी और क्यों इस तरह गांव के लोगों को बूट पॉलिश करने के बाद मार देती थी? आइए इस कहानी के आगे के पार्ट को देखते हैं। आखिर चुड़ैल क्यों रूप बदलकर लोगों को मार रही थी? सीलमपुर के एक छोटे से गांव में एक पार्वती नाम की लड़की अपनी सास नीलम के साथ रहा करती थी। नीलम पार्वती के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करती थी और उसे आए दिन ताने देकर कोसती रहती थी। अरे पार्वती, कहाँ है तू? अरे कहाँ मर गई? सुबह के 12 बज गए हैं। अरे अभी तक तूने नाश्ता नहीं बनाया? भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तभी पार्वती एक थाली में नाश्ता लेकर नीलम के पास आती है। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? आप तो जानती हो ना कि मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। मैंने पहले ही नाश्ता बनाकर रख लिया था। ये लीजिए, अब अपना नाश्ता कर लीजिए। अच्छा ऐसा है क्या? अगर ऐसा था तो तूने मुझे पहले खाना क्यों नहीं दिया? इतना कहकर नीलम अपने नाश्ते की थाली उठाती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही नीलम हर छोटी छोटी बातों पर पार्वती को बहुत परेशान किया करती है। एक दिन नीलम के घर के टेलीफोन पर एक फोन आता है, जिसके पीछे से एक आवाज आती है। नीलम देवी जी, आपके बेटे के कारोबार में आग लग गई है, जिस दौरान आपका बेटा भी उस आग की चपेट में जलकर राख हो गया है। साथ ही साथ आपके बेटे की बहू आपके बेटे को लंच देने आई थी, जिसकी वजह से वो भी इस दुर्घटना का शिकार हो गई। कॉल पर यह सुनते ही नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो रोने लगती है। उस दुर्घटना के दौरान ना तो उसके बेटे की लाश मिलती है और ना ही उसकी बहू पार्वती की लाश मिली। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के ऊपर फाइनेंशियली बहुत कर्जा था, जिसके चलते नीलम का घर और उसकी सभी प्रॉपर्टी नीलाम में बिक जाती है और बेचारी नीलम एक गरीबों की तरह झोपड़ी में रहने लगती है। हे भगवान, ये कैसा खेल है तेरा? कहाँ मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी और आज मैं खाने के लिए भी तरस रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है और भूख के मारे हालत बुरी होती जा रही है। नीलम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद वो भीख मांगने के लिए निकल जाती है। भीख मांगते मांगते वो एक बस स्टॉप पर पहुंच जाती है, जहां वो एक छोटे से बच्चे को मोची का काम करते हुए देखती है। अरे वाह, पहले मेरे दिमाग में ऐसा काम क्यों नहीं आया जिसमें पैसा भी नहीं लगेगा और मैं पैसा भी कमा लूंगी। इतना सोचकर नीलम भी वहां बैठकर मोची का काम शुरू कर देती है। दिन भर लोगों की टूटी फूटी चप्पलों को जोड़कर और जूतों पर पॉलिश करके वो अपने पेट को पालने का पैसा कमा लेती थी। एक दिन रात के समय नीलम अपने मोची का सारा सामान उठाकर घर को लौट रही होती है कि तभी उसके सामने एक बहुत महंगी और बड़ी कार आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक आदमी निकलता है और नीलम से कहता है, ओए मोची वाली, चल जल्दी से मेरे जूते पॉलिश कर। साहब, आज का काम मैंने खत्म कर दिया है। अब मैं घर जा रही हूँ। अब मैं आपके जूते पॉलिश नहीं कर सकती। नीलम के इतना सुनते ही वो आदमी नीलम को एक लात खींचकर मारता है, जिसकी वजह से वो सड़क पर जाकर गिरती है। तभी एक बहुत बड़ा ट्रक आता है जो उसे कुचलकर वहां से चला जाता है। वहीं वो आदमी भी अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद नीलम एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इन अमीरजादों को मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। ये लोग अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। उस दिन के बाद से नीलम रात के समय बस स्टॉप के पास मोची का सामान लेकर बैठ जाती है और जो भी उससे बूट पॉलिश करवाने आता है वो उसे जान से मार देती है। एक दिन रात के समय नीलम फिर से अपना रूप बदलकर बस स्टैंड पर बैठ जाती है और लोगों का इंतजार करने लगती है। आओ आओ, बूट पॉलिश करवाओ। अगर टूटी फूटी चप्पल है तो उन्हें सिलवा लो, केवल 10 रुपए में। कोई भी काम करवाओ। तभी वहां पर एक बालाजी का भक्त आता है, जिसकी चप्पल टूट जाती है। अरे बहन जी, जरा मेरी चप्पल जोड़ दो। पता नहीं कैसे अचानक ही चप्पल टूट गई। आप बैठिए, मैं अभी आपकी चप्पल जोड़ कर देती हूँ। नीलम बालाजी के भक्त की चप्पल जोड़ने लगती है। देखते ही देखते वो चप्पल जोड़ देती है और जैसे ही वो बालाजी के भक्त को उसकी चप्पल पकड़ाती है, उसे एक बहुत जोर से करंट लगता है, जिसकी वजह से वो एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। कौन हो तुम? तुम्हें चप्पल पकड़ाते ही मुझे इतनी जोर का झटका क्यों लगा? इसका मतलब तू ही वो चुड़ैल है जिसके बारे में पूरे गांव में चर्चे हो रहे हैं। अरे मैं बालाजी का भक्त हूँ। क्या तुझे मेरी वेशभूषा से मेरी पहचान नहीं हुई? क्या करने आया है तू यहाँ पर? चला जा, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। देख चुड़ैल, मैं तुझसे प्यार से कहता हूँ, यहाँ से चली जा और लोगों को मारना बंद कर दे। तू कौन होता है मुझे यहाँ से भगाने वाला? मैं यहीं रहूंगी
और हमेशा यहाँ मूची का काम करती रहूंगी। मुझे यहाँ से कोई नहीं भगा सकता। इतना कहकर चुड़ैल बालाजी के भक्त के ऊपर अपनी शक्तियों द्वारा वार करने वाली होती है, लेकिन बालाजी का भक्त उसी क्षण अपने मन में बालाजी के मंत्रों का उपचार करने लगता है और देखते ही देखते वो चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसके बाद चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।